गाइस, आज हम सभी एक बहुत ही लेजेंडरी मूवी का हिस्सा बनने वाले हैं जिसका नाम है मुफासा। कुछ सालों पहले एक मूवी आई थी जिसका नाम था द लायन किंग 2019 के अंदर। उस मूवी के अंदर हमने मुफासा और सिम्बा की बहुत ही बेहतरीन स्टोरी देखी थी। हालांकि ये कहानियां हम सभी लोगों ने अपने अपने बचपन के अंदर जरूर सुनी थी, लेकिन उसका एक एक हिस्सा जब हमारे सामने आया तो सारे के सारे कैरेक्टर बिल्कुल हमसे रिलेटेबल लगने लगे। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि अगर हमने सिम्बा की सारी स्टोरी द लायन किंग के अंदर देखी है तो मुफासा का क्या होगा। मुफासा जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इस लायन किंग और हमारे बचपन का, क्योंकि हम सभी ने उसके कार्टून देखे हैं, कार्टून देख देख के हम बड़े हुए हैं। तो फिर ये भी जानना जरूरी होगा कि मुफासा आया कहाँ से था। उसकी स्टोरी सच में बेहद इंटरेस्टिंग है। सबसे इम्पोर्टेंट तो इस कहानी के विजुअलाइजेशन है। आप जहाँ पे भी देखेंगे उस खूबसूरती को बस आप निहारते ही जाएंगे। एक एक चीज, एक एक जानवर इतना ज्यादा रियलिस्टिक लगेगा कि मानो आप जैसे उसी के जंगल में ही खड़े हैं। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम सभी इतनी ही बड़ी ग्रैंड पिक्चर का हिस्सा बनने चलते हैं। मूवी की स्टार्टिंग वहाँ से शुरू होती है जहाँ पे द लायन किंग मूवी खत्म हुई थी, यानी कि मुफासा का मर जाना, सिम्बा का इस पूरे जंगल का राजा बन जाना, नाला से उसकी शादी होना और एक नए बच्चे को जन्म देना। लेकिन आज कहानी कुछ साल और आगे बढ़ गई थी, क्योंकि अब सिम्बा एक बार और फादर बनने वाला था। हम यहाँ पे नाला को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट है। इसी के कारण वो अपनी एक जगह ढूंढ लेती है और इसी के साथ में पीछे पीछे सिम्बा भी आने वाला था। लेकिन हमें पता चलता है कि जो इनका पहला बच्चा था वो एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी शेरनी है जिसका नाम कियारा है। अब जैसा कि सिम्बा को अपनी वाइफ के पास में जाना था तो पीछे से उसके दोनों चाचू रह गए थे जिनका नाम था टिमोन और पुम्बा। हकुना मटाटा का आखिर हम गाना कैसे भूल सकते हैं। तो यहाँ पे सिम्बा टिमोन और पुम्बा को समझा के जाता है कि कुछ भी हो जाए तुम्हें बच्ची को डराना नहीं है, आलतू फालतू की कहानियां नहीं सुनानी है। कियारा को भी कह के जाता है कि तुम्हें अपने दोनों चाचा की बात सुननी है, समझनी है और डरना बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुम्हारी मॉम के साथ में जल्द ही लौटूंगा। कियारा डरी हुई थी, छोटी बच्ची थी और बड़ी बड़ी बिजलियों से डरती भी थी। जिसके बाद तो टिमोन और पुम्बा शुरू हो जाते हैं। इधर सिम्बा जाता है और कियारा को छोटी मोटी कहानियां सुनाना शुरू कर देते हैं कि स्कार जो कि मुफासा का भाई हुआ करता था उसे तो टिमोन और पुम्बा ने मारा था, क्योंकि ये दोनों तो सबसे बड़े ब्रेव थे। कियारा को पता था कि ये दोनों एक नंबर के झूठे हैं और छोटी छोटी कहानियां सुनाया करते हैं। कियारा डरी हुई थी क्योंकि आज काफी ज्यादा बिजलियां कड़क रही थी। इसी वक्त एंट्री होती है रफीकी की। रफीकी को गाइस हमने द लायन किंग मूवी के अंदर भी देखा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, कह सकते हैं कि सबसे पुरानी मेंबर्स के अंदर है। बहुत ही समझदार वाला मंकी है, मंकी की एक अच्छी खासी स्पीशीज है। और अब वो कियारा को कहानी सुनाना शुरू करता है कि तुम जैसे डर रही हो वैसे ही तुम्हारी फादर भी डरा करते थे, यानी कि सिम्बा, और उनके फादर यानी कि मुफासा वो भी ऐसे ही डरा करते थे। तुम सब लोगों का खून एक जैसा ही है। लेकिन एक दिन मुफासा अपने साथ सिम्बा को लेकर गए और पूरी रात बादलों के सामने रोर करने के लिए कहा। उस दिन के बाद से तुम्हारे फादर यानी कि सिम्बा कभी भी डरे नहीं और तुम्हें भी नहीं डरना चाहिए। कियारा काफी ज्यादा एक्साइटेड थी अपनी दादू की यानी कि मुफासा की स्टोरी सुनने में कि आखिर दादू कहाँ पे आया करते थे, वो कैसे आया करते थे। तब जाके रफीकी ने कियारा को उसके दादा यानी कि सिम्बा के फादर मुफासा की स्टोरी सुनाना शुरू करी कि एक बहुत ही पुराना जंगल हुआ करता था, काफी ज्यादा उजाड़ जंजाड़ था, उसके अंदर पानी की बहुत कमी थी। मुफासा अपने पेरेंट्स के साथ रहा करते थे और तभी उसके पेरेंट्स उसे एक जगह के बारे में बताते हैं जिसका नाम था मलेले। ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह थी जहाँ पे हर जगह हरियाली, पानी, जानवर, रहने की बहुत सुंदर जगह थी, यानी कि कह सकते हैं हर एक जानवर का ड्रीम प्लेस। मुफासा की माँ गाने के अंदर मुफासा को सारी चीजें इमेजिन करने के लिए कहती है कि हम सभी को मलेले एक दिन जरूर जाने के लिए मिलेगा। और तभी यहाँ पे बारिश का सीजन आ जाता है, हर जगह पानी बरसने लगता है। पहले तक तो सारे जानवर बिल्कुल नीचे बॉटम के अंदर खड़े थे क्योंकि पानी की कमी के कारण सारे जानवर ऑब्वियसली बात है खाई के अंदर पहुंच जाते हैं। तभी एकदम से बारिश का फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, सारे जानवर नीचे ही खड़े थे। देखते ही देखते पानी बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है और एक वक्त आता है कि बाढ़ आ जाती है। छोटा सा मुफासा अपने आप को संभाल नहीं पाता। मुफासा के फादर बिना सोचे समझे पानी में कूद जाते हैं और उसे कैच करके मुंह के अंदर लेके ऊपर पहाड़ी पे भी फेंकते हैं। लेकिन फिर भी मुफासा पहाड़ियों पे चढ़ नहीं पाता, वो बहुत बुरी तरीके से डरा हुआ था। मुफासा की माँ कहती है मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। मुफासा कहता है कि माँ मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी छोटा बच्चा जंप लगाता है। तभी पानी का बहुत तेज बहाव आता है जिसके अंदर एक हाथी बहता हुआ आता है। जो जानवरों ने एक बाड़ बनाई थी ताकि इस डैम से कोई भी जानवर आगे ना जा पाए, उस हाथी के टकराने से वो डैम टूट जाता है। मुफासा छोटा सा बच्चा था, वो पानी में गिर जाता है और पानी के बहाव के साथ ही बहुत दूर तक तैरता हुआ चला जाता है। जब उसे होश आता है तो वो माँ और पापा बस बुलाता ही रह जाता है। वो अपने दल से बिछड़ चुका था, अपने कबीले से बहुत दूर हो चुका था। वापस से उसकी आंख लग जाती है
और जब फिर से उसकी आंख खुलती है तो वो एक किनारे तक पहुंच चुका था। तभी उसे सामने के किनारे पे एक और शेर का बच्चा दिखाई देता है जो कि खुद का नाम टाका बताता है। मुफासा भी अपना नाम बताता है। टाका उसे पास में आने के लिए कहता है और कहता है कि क्या मैं तुम्हें एक सीक्रेट की बात बताऊं? तो मुफासा कहता है कि हाँ हाँ प्लीज मुझे बताओ ना, आखिर तुम क्या कहना चाहते हो। तभी टाका बताता है कि तुम्हें शायद थोड़ा जल्दी तैरना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे आसपास मगरमच्छ है। मुफासा छोटा था, उसे तैरना बिल्कुल नहीं आता था। जल्दी जल्दी से तैरने के चक्कर में वो आगे तो बढ़ जाता है। टाका ने उसका हाथ भी पकड़ लिया था लेकिन ऑलमोस्ट वो गिरने ही वाला था कि तभी टाका की माँ ऐशे यहाँ पे पहुँच जाती है और ऐशे के रोर करने पे दोनों मगरमच्छ यहाँ से भाग जाते हैं। अब यहाँ पे बताया जाता है कि हर शेर के कबीले का एक उसूल हुआ करता है कि वो बाहर के बिछड़े हुए जानवरों को अपने दल के अंदर, अपने कबीले के अंदर कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब मुफासा छोटा था और टाका के साथ उसकी अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई थी, तो टाका यहाँ पे बार बार में खुद की माँ को फोर्स करने लगता है कि प्लीज इसे अपने साथ रख लीजिए ना। ऐशे कहती भी है कि हमारे कबीले वाले इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे बेटा, तुम समझो। लेकिन मुफासा जो इतना ज्यादा छोटा था, उसकी मासूम शक्ल देख के ऐशे उसे अपने साथ ले आती है और उसके बाद में कबीले का जो सरदार कह सकते हैं कि जो हेड था उसी बात करती है। उसका नाम ओबासी था और उसे वो समझाने लगती है कि ये बच्चा अभी अभी आया है, हम इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन ओबासी मना कर देता है। तब यहाँ पे मुफासा अपने बारे में बताने लगता है कि वो शेरों के बच्चों में सबसे ज्यादा तेज दौड़ता है, उसके पापा ने ऐसा उसे कहा था। ओबासी इस बात का मजाक उड़ाने लगता है और तभी कहता है कि अगर तुमने टाका को भागने में हरा दिया तो हम तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे और अगर तुम हार गए तो आज का तो तुम मेरा निवाला बन जाओगे। मुफासा बड़े दिन का भूखा था लेकिन तो भी उसे चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ता है। टाका जो कि उसका अच्छा खासा दोस्त बन गया था, ये दोनों ही अपनी दौड़ लगाना शुरू करते हैं। पूरे जंगल में भागते जाते हैं, इधर उधर कूदते हैं। हालांकि मुफासा को अभी भी डर था जंप करने से, लेकिन फिर भी उसे जीतने के लिए सारी चीजें करनी पड़ती है। टाका को डर था कि अगर उसने मुफासा को हरा दिया तो आज उसका खाना बनना तय है। इसी के कारण टाका थोड़ा सा पीछे रुक जाता है और मुफासा को जीतने देता है। अब ओबासी कुछ कर भी नहीं पाता लेकिन वो इस बच्चे को एक्सेप्ट भी नहीं करता। वो कहता है कि तुम औरतों के साथ में जाके औरतों वाली जगहों पे रहोगे। ऐशे बिना सोचे समझे इस बच्चे को एक्सेप्ट कर लेती है। देखते ही देखते मुफासा और टाका दोनों ही बड़े हो चुके थे। इन दोनों की दोस्ती का बॉन्ड बढ़ता ही जा रहा था, कम होने का तो नाम ही नहीं था। दोनों एक दूसरे को सगे भाई मान चुके थे। लेकिन आज तक भी इस कबीले के अंदर मुफासा को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था। उसे हमेशा से औरतों के पास में भेज दिया जाता था। लेकिन ऐशे ने उसे बहुत अच्छी तरीके से बड़ा किया था, उसे शिकार करना सिखाया था, उसे बहुत दूर तक की गंध महसूस करना सिखाया था, उसे आवाजें सुनना सिखाया था कि तुम्हें दूर से आखिर क्या महसूस हो रहा है, आंखें बंद करो और सारी चीजें महसूस करो। वहीं पे दूसरी तरफ टाका को बस उसका बाप हमेशा यही सिखाया करता था कि आराम करो, क्योंकि शेरों का तो काम सिर्फ आराम करना है। और टाका को उसने कभी भी कुछ ब्रेवरी वाला काम सिखाया ही नहीं था। उसे भी बुरा लगता था कि मुफासा को शेरों के बीच में नहीं बल्कि शेरनियों के बीच में रखा जाता था। दूसरी तरफ मुफासा अपनी माँ के साथ में रह के काफी अच्छी अच्छी चीजें सीखता था ताकि वो दूर दूर से कई सारी चीजों को ऑब्जर्व कर सके। तभी एकदम से कहानी प्रेजेंट के अंदर आती है जहाँ पे टिमोन और पुम्बा दोनों ही नाचने लग जाते हैं और कहते हैं कि अरे हमारा नाम किस दिन आएगा, हम इस कहानी में है भी या नहीं है। लेकिन कियारा को आगे की कहानी सुननी थी, इसी के कारण कहानी आगे वापस से शुरू कर दी जाती है। एक दिन का वक्त था जब ऐशे अपने साथ में मुफासा को शिकार करना सिखा रही थी, लेकिन तभी पूरी की पूरी बाजी पलट जाती है। यहाँ पे हिरण का शिकार करने के लिए और अलग अलग शेर भी आए थे। ये शेर सफेद शेर थे, व्हाइट लायंस थे, जो कि हिरण के ऊपर अटैक करने की बजाय इन दोनों के ऊपर अटैक कर देते हैं। यहाँ पे चोरी छुपे टाका भी आया था, वो भी सारी चीजें देख ही रहा था, लेकिन उस वक्त वो इतना ज्यादा डर गया था कि वो आगे आता ही नहीं है। उस वक्त उसकी माँ के ऊपर अटैक हो रहा था तो टाका चुपचाप छुप के भाग गया। लेकिन मुफासा बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता, बल्कि वो इन सफेद शेरों से लड़ता है और बहुत बुरी तरीके से लड़ता है। उसमें से वो एक शेर को जान से मार देता है और दूसरा सफेद शेर ये चीज देख के डर के यहाँ से भाग जाता है। ऐशे और मुफासा दोनों ही काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए थे और वापस से अपने कबीले की तरफ लौटते हैं। ऐशे जाके ये सारी बात ओबासी को बताती है कि अगर आज मुफासा नहीं होता तो आज मैं जिंदा भी नहीं होती, और साथ ही में ये भी पता चल जाता है कि टाका वहाँ पे था लेकिन वो चोरी छुपे भाग गया। इसी के साथ में मुफासा सबको इन्फॉर्म करता है कि सफेद शेर यहाँ पे आते नहीं है, बल्कि वो हम सबके ऊपर हुकूमत जमाने आए हैं, हम सब लोगों को मारने आए हैं, खदेड़ने आए हैं, हम लोगों को जल्द ही कुछ न कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी। ओबासी पहली बार सोच चुका था कि मुफासा अगर आज नहीं होता तो उसकी वाइफ मारी जाती और वो उसका कर्जदार बन जाता है। दूसरी तरफ हम उसी सफेद शेर को देखते हैं जो कि भाग के अपने कबीले के पास में आया था। यहाँ पे हम कबीले के सरदार को देखते हैं जिसका नाम केरोस था। बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बहुत ही ज्यादा जल्लाद था। जो शेर उसे इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया था वो इवन उसे भी जिंदा नहीं छोड़ता, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई थी कि इस सफेद शेर का बेटा मारा गया था। इसका खून कह सकते, इसका वारिस, इसका होने वाला अगला राजा ही मर गया था। और इन सब का इल्जाम मुफासा के ऊपर लग जाता है कि वहाँ पे कोई नया नौजवान शेर है और उसी ने आपके बेटे को मारा है, जिसके बाद तो सफेद शेर एक तरीके से जानी दुश्मन बन जाते हैं। इस रात को मुफासा के ये जो कबीले वाले थे वो सब डरे हुए थे और इन सबको अच्छी तरीके से पता था कि अगली सुबह होते ही सफेद शेर इनके ऊपर अटैक कर देंगे। तो यहाँ पे जो ओबासी था वो अपने बेटे को जिंदा रखना चाहता था ताकि इनका जो रॉयल खून है वो कहीं खत्म ना हो जाए। इसी के कारण वो यहाँ से टाका को भेजना चाहते थे और उसकी जिम्मेदारी के पीछे पीछे मुफासा को भेजा गया कि टाका को जिंदा रखेगा वो मुफासा होगा। इन दोनों शेरों को बस भेज दिया जाएगा ताकि ये सारे शेर पीछे से उन सफेद शेरों को रोक सके। अगली सुबह हो गई थी। सूरज की सुबह किरण के साथ में
ही सबको महसूस होने लगा था कि जल्द से जल्द यहाँ पे सफेद शेर आने वाले हैं और इन लोगों को इस जगह को खाली करना पड़ेगा। ऐशे काफी ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन फिर भी उसे भारी दिल से अपने बच्चों को भेजना पड़ता है। मुफासा एक बार फिर से अपनी माँ से दूर हो गया था, हालांकि ये उसकी दूसरी माँ थी, जहाँ पे ऐशे उसे समझाती है कि तुम्हें हमेशा से मलय ले जाना था, तुम वहाँ जाओ, अपने भाई को लेके जाओ और एक नई जिंदगी शुरू करो। मुफासा और टाका अपनी इस फैमिली को यहाँ से गुड बाय करके फटाफट फुर्ती से निकल जाते हैं। जहाँ पे एक बार फिर से सीन प्रेजेंट के अंदर शिफ्ट होता है, जहाँ पे कियारा फिर से आगे की कहानी सुनने लगती है। टिमोन और पुम्बा हमेशा के जैसे मजाक मस्ती करने लगते हैं कि इन्हें ब्रेक लेना है और आगे की कहानी शुरू करते हैं। अब तक इस कबीले के पास किरोस का सारा ग्रुप पहुंच चुका था और साथ ही में उबासी के ऊपर अपना हक जमाने लगते हैं कि ये आखिरी कबीला बचा है जिसे खत्म करके ये इस पूरे जंगल के राजा बन जाएंगे। लेकिन उससे इम्पोर्टेंट बात कि आखिर इसके बेटे को किसने मारा। अब उबासी अपने दोनों बच्चों को बचाना चाहता था, यानी कि मुफासा और टाका। इसी के कारण वो अपने बच्चों का पता बिल्कुल नहीं बताता। लेकिन तब तक ये व्हाइट शेर, जो कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर थे क्योंकि इनके नंबर ज्यादा थे, तो वो इस पूरे कबीले के ऊपर अटैक करके ऑब्वियसली बात है इन्हें मार पीट के यहीं पे खत्म कर देते हैं और फिर आगे भी बढ़ जाते हैं मुफासा और टाका को मारने के लिए। मुफासा और टाका जंगल के अंदर कंटिन्यूअसली भाग ही रहे थे, बहुत ज्यादा दूर तक निकल गए थे। एक वक्त ऐसा आता है जब इनके सामने पहाड़ियाँ थी और उसके अंदर पानी था और साथ ही में इन्हें तैरना भी था, लेकिन मुफासा डरा हुआ था। उसके अकॉर्डिंग इन्हें लड़ना चाहिए था, लेकिन टाका के अकॉर्डिंग इन्हें नहीं लड़ना चाहिए था। वो मुफासा को ऑर्डर देता है कि मैं तुम्हारा राजा हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी और अभी के अभी पानी के अंदर कूदना पड़ेगा। लेकिन मुफासा कहता है कि अगर हम आज मुड़ गए तो हमें जिंदगी भर मुड़ना पड़ेगा, मैं इनसे लड़के रहूंगा और कुछ भी हो जाएगा जीत के रहूंगा। लेकिन टाका ने इस वक्त कोई समझदारी का काम किया था और मुफासा को अपने साथ में धक्का देके सीधा इस वाटरफॉल से नीचे गिरा दिया। जिस वक्त मुफासा बहुत गालियां देता है कि तुमने तो मुझे मगरमच्छों के मुंह के अंदर डाल दिया। ये दोनों हंस रहे थे क्योंकि इनकी हंसी बहुत ही कम वक्त की थी, क्योंकि ऊपर से सफेद शेरों का एक शेर नीचे कूद गया था और वो वापस से इनकी तरफ बढ़ रहा था। इन दोनों ने भी तैरना छोड़ा नहीं था। मुफासा डरा हुआ था क्योंकि उसे तैरना बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन फिर भी वो जान बचाने के लिए कंटिन्यूअसली आगे जाते ही जा रहे थे। ऊपर से किरोस अब ये तय कर चुका था कि कुछ भी करके वो मुफासा और टाका को जान से मार के ही रहेगा। कियारा को आगे की कहानी में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा था। अब हम देखते हैं कि मुफासा और टाका दोनों बाहर निकल गए थे पानी से और दबे पांव आगे बढ़ने लगते हैं। तभी इन्हें जंगल के अंदर पता चलता है कि एक शेर ने इनका काफी टाइम से पीछा कर रही है, बहुत फास्ट है और पता चलता है कि वो भी अलग हो गई है। तभी वो इन दोनों शेरों के सामने आ जाती है। दोनों ही अपनी अपनी स्टोरी बताने लगते हैं कि कैसे मुफासा और टाका के पीछे सफेद शेरों ने हमला किया, इनका पूरा का पूरा कबीला खत्म हो गया और ये मलैले की तरफ जा रहे हैं। तभी यहाँ पे ये जो शेरनी आई थी वो खुद का नाम सिराबी बताती है और कहती है कि वो उसका कबीला भी अलग हो गया है, वो अपने पूरे के पूरे कबीले से ही अलग हो गई है, उसके साथ में भी कोई ट्रेजेडी हो गई थी और अब ये तीनों ही मिलके आगे बढ़ सकते हैं। पता चलता है कि सिराबी के साथ में एक छोटा सा पक्षी भेजा गया था जिसका नाम जाजू था। हमेशा से वो उसका ध्यान रखा करता था। पहले तो एक दूसरे को इनके ऊपर डाउट हो रहा था कि क्या इन्हें एक दूसरे के ऊपर बिलीव करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली बात है अकेली शेरनी को देख के ये लोग हमला भी क्या करते। इसी के कारण अब ये तीनों ही एक साथ हो लेते हैं और उसके बाद में अब बारी आती है एक और मेन कैरेक्टर की, जो कि था रफीकी, यानी कि वो मुफासा के साथ में बहुत पुराने टाइम से था। रफीकी अपने टाइम से थोड़ा सा पागल हुआ करते थे। सारे के सारे कबीले वाले यानी कि जितने भी बंदर हुआ करते थे वो रफीकी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे। सबका कहना था कि वो झाड़ फूक करता है, हमेशा उल्टे सीधे काम करता है, जबकि जो रफीकी की कह सकते हैं गर्लफ्रेंड थी या वाइफ थी वो बहुत रोती है और सबको समझाती है कि उसने हमेशा सबका इलाज किया है, उसने हमेशा भगवान से प्रे की है, उसने बारिशें करवाई है, न जाने कितनों की जान बचाई है, तो तुम आखिर उसे जान से क्यों मार रहे हो, तुम इसे कबीले से क्यों निकाल रहे हो। लेकिन इन बंदरों का सरदार रफीकी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं था। ऊपर से रफीकी ने भी सोच लिया था कि वो अब यहाँ पे नहीं रुकेगा, बल्कि उसकी कोई नई मंजिल है, वो अपना नया घर तलाशने के लिए निकल जाएगा, उसे एक नया परिवार ढूंढना है और वो इस जगह को छोड़ के चला जाता है। उसके मन में भी हमेशा से मलैले जाने का मन था, उसने भी हमेशा से मलैले की कहानियां सुनी थी और वो भी उस जगह को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। आगे जाते ही उसका सामना मुफासा, सराबी और टाका से हो जाता है। ये पहला बंदर था जो कि इन तीनों शेरों से बिल्कुल नहीं डर रहा था और ये तीनों शेर थे हद से ज्यादा भूखे, चाहते तो 1 मिनट में उसे मार सकते थे, लेकिन रफीकी था जो 1% नहीं डर रहा था। साथ ही में उसने तो मलैले की स्टोरी भी सुना दी। अब जैसे मुफासा ने मलैले के बारे में सुना कि रफीकी उस जंगल के बारे में अच्छी तरीके से जानता है, तो वो उसे मारने का प्लान ड्रॉप कर देता है और सोचता है कि अब ये सारे के सारे पांचों एक साथ बढ़ेंगे और मलैले के जंगल के अंदर पहुंच जाएंगे। सराबी और टाका को अभी भी डाउट ही था कि आखिर मुफासा कैसे इस बंदर के ऊपर विश्वास कर सकता है, ये बंदर है और पागल भी तो हो सकता है। लेकिन वहाँ पे ऐसा साफ दिख रहा था कि रफीकी बहुत ही सेंसिबल बातें कर रहा है। पता चलता है कि मुफासा को रात के अंदर बहुत ही भयानक सपने आते थे और वो एकदम से उठ के बैठ जाता है और रफीकी बिल्कुल पानी के बीच के अंदर बैठ के मेडिटेशन कर रहा था। मुफासा उसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछता है और रफीकी उसे बहुत ही अच्छे जवाब देता है उसके फ्यूचर से रिलेटेड, कि उसे खुद को जानना पड़ेगा, वो खुद को अलग थलग ना समझे। तब यहाँ पे मुफासा अपनी फैमिली के बारे में बताता है कि कैसे वो अपनी फैमिली से बहुत दूर हो गया, बिछड़ गया है, उसे अपने परिवार की याद आती है। जहाँ पे रफीकी कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारे परिवार वाले कहाँ पर है, और वो मुफासा को पानी के अंदर ले जाता है और कहता है कि नीचे देखो, ये सब तुम्हारा आज भी इंतजार कर रहे हैं, ये सब तुम्हें आज भी याद करते हैं, तुम्हें इनके पास जाना है तो तुम्हें मेहनत तो करनी पड़ेगी और तुम अपने आप को भूलो मत, तुम एक बहुत ही बड़े राजा बनने वाले हो। सबको रफीकी की बातें बिल्कुल बेतुकी और मजाक लगा करती थी। जिसके बाद अब अगली सुबह ये वापस से अपने सफर के लिए निकल पड़ते हैं। मुफासा सोचने
लगता है और काफी ज्यादा ध्यान लगाता है और कोशिश करता है जानने की कि सफेद शेर कहाँ तक पहुँच गए हैं। और साथ ही में शराबी को भी कहता है कि तुम भी ध्यान लगाओ कि आखिर ये लोग कहाँ तक पहुँचे हैं, स्मेल करने की कोशिश करो, आवाज सुनने की कोशिश करो। शराबी भी अपने एक इमेजिनेशन के अंदर चली जाती है और उसे साफ पता चलने लगता है कि सफेद शेर कितना दूर पहुँच गए हैं। ये सारी बातें टाका की समझ के बहुत ऊपर थी, क्योंकि टाका ये सब चीजें कभी कर ही नहीं पाता था। अब यहाँ पे मुफासा सबको यही चीज समझाता है कि हम लोग ऊपर के रास्ते से नहीं जाएंगे, बल्कि हम नीचे की पहाड़ियों के रास्ते से जाएंगे। टाका और रफीकी दोनों को ये चीज सही नहीं लगती है, लेकिन शराबी उसका इस बात के अंदर साथ देती है कि हम लोग अगर ऊपर से गए, हम लोग भले ही जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन हम जल्दी पकड़े भी जाएंगे, हमें नीचे के रास्ते से जाना चाहिए। जिसके बाद अब सभी नीचे उतर जाते हैं और नीचे की पहाड़ियों के रास्ते से जाने लगते हैं। रास्ते के अंदर अब कहीं ना कहीं मुफासा के पास टाका आता है, जो कि उसका भाई था, और बातचीत करते हुए उसे छेड़ने लगता है और कहता है कि यार मुझे प्लीज बताना, मैं कैसी बात करूँ, ये शेरनी तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है और बहुत ही ज्यादा प्यारी है, मुझे कुछ तो बता कि आखिर मैं इसे इम्प्रेस कैसे करूँ, तुझे तो लड़कियों से बात करना आता है। तब यहाँ पे मुफासा उसे कुछ ट्रिक्स देता है और कहता है कि जाके उसकी तारीफ करो, उसे कहो कि उसके अंदर फूलों की खुशबू आती है, क्योंकि वो जहाँ से आती है उसके वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स है, ऐसी ही घाटी से वो बिलोंग करती है। और कोशिश करना कि तुम चुप रहो और उसकी बातें सुनने की कोशिश करो, क्योंकि लड़कियों की बातें सुननी चाहिए। टाका ये सारी बात सुन लेता है और कहता है कि ठीक है भाई, मैं तेरी नाक बिल्कुल भी नहीं कटाऊंगा। और उसके बाद में शराबी के पास पहुंच जाता है बातें वगैरह करने के लिए, उसे थोड़ी बहुत कॉम्प्लीमेंट देने के लिए, लेकिन खुशबू की बजाय वो और उल्टी सीधी बातें कह देता है, जिससे कि शराबी और कंफ्यूज हो जाती है कि तुम ये सब बातें कैसे जानते हो। दूसरी तरफ सफेद शेर भी आगे बढ़ते ही जा रहे थे और कुछ देर बाद में इन्हें काफी सारे हाथियों का झुंड दिखाई देता है और साथ ही में सफेद शेर भी दिखाई देते हैं, जहाँ पे इन्हें पता था कि अकेले ये लोग सफेद शेरों से नहीं लड़ पाएंगे, इन्हें हाथियों की मदद की जरूरत लगेगी। शराबी के दिमाग में एक आइडिया आ गया था, उसे पेड़ के ऊपर मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दिया। मुफासा सोचता है कि वो हाथियों से बात करेगा, तो मुफासा और टाका दोनों ही हाथियों से बात करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन कोई भी हाथी इनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। तभी शराबी खड़ी होती है और सीधा मधुमक्खी के छत्ते को नीचे गिरा देती है। उससे निकली हुई सारी मधुमक्खियां पूरे हाथियों के झुंड को परेशान कर देती है। देखते ही देखते हाथियों के बीच में हद से ज्यादा भगदड़ मच जाती है। अब यही वो वक्त था जिससे कि ये सारे के सारे सफेद शेरों से बच सकते थे, लेकिन सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। मुफासा तो नीचे कूद गया था, लेकिन शराबी ऑलमोस्ट इन हाथियों के पैरों के नीचे दब के कुचलने वाली थी। टाका एक बार फिर से कायरों की जैसे भाग गया और उसने खुद को छुपा लिया, लेकिन मुफासा भागता है, शराबी को उठाता है और उसे एक पहाड़ी के नीचे दबा के बिठा लेता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे पास में। और काफी देर बाद जब ये झुंड शांत होता है तो ये लोग निकल के बाहर आते हैं, क्योंकि इस वक्त तक सफेद शेर भी इनके ऊपर हमला नहीं कर पाए थे और उन्होंने अपना रास्ता मोड़ लिया था। रफीकी थोड़े बहुत तंत्र मंत्र फूंक के शराबी को उठा देता है। उसकी तबीयत खराब थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी जान किसने बचाई थी। अब मुफासा को पता था कि उसका भाई यानी कि टाका शराबी को पसंद करता है, तो शराबी के पूछने पे वो बता देता है कि टाका ने तुम्हारी जान बचाई। और टाका बस पूछ हिलाता हिलाता चला जाता है और मुफासा को कहता है कि थैंक्स भाई, आज तो तूने जान बचा ली। जबकि पसंद तो मुफासा करता था शराबी को। जिसके बाद में हम वापस से सीन प्रेजेंट का देखते हैं। कियारा, रफीकी, टिमोन और पुम्बा आपस में बातचीत कर रहे थे। कियारा को समझ में आ गया था कि आखिर टाका की बात हो रही है वो आखिर है कौन, और साथ ही में उसे ये भी समझ में आ गया था कि उसके दादा उसकी दादी को पसंद भी करने लग गए थे। जिसके बाद ये शेर वापस से अपना सफर तय करते हैं। अब महीने बदलने लगे थे, काफी ज्यादा बर्फबारी होने लगी थी, ठंड बढ़ती जा रही थी। मुफासा जो कि हमेशा से इंटेलिजेंट था, वो सबसे पहले जाजू को कहता है कि क्या तुम हमारी एक मदद कर सकते हो, हम कभी भी पकड़े जा सकते हैं क्योंकि बर्फ के ऊपर हमारे पैरों के निशान बनते जा रहे हैं। आज तुम हमारी मदद करो और जहाँ जहाँ पे भी हमारे पैरों के निशान है उन सबको मिटा दो बर्फ की मदद से, ताकि हम पकड़े ना जाए। और जाजू को ये बात समझ में आ जाती है और वो इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। ये सारी चीजें शराबी देख रही थी कि मुफासा कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है। वो अपने ऊपर रफीकी को भी बिठा लेता है और कहता है कि तुम टेंशन क्यों लेते हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ में, मैं हूँ ना। और तभी यहाँ पे शराबी समझ जाती है कि इन सारी चीजों को करने वाला और कोई नहीं बल्कि मुफासा ही है। दूसरी तरफ हम सफेद शेरों को देखते हैं जो कि आगे तो बढ़ते जा रहे थे, लेकिन उन्हें पैरों के निशान नहीं मिल रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आता कि आखिर इन शेरों के निशान पैरों के गए कहाँ पर। ऊपर से जाजू ने क्योंकि सारी बर्फ ढक दी थी और वो हंस भी रहा था कि ये शेर इन्हें कभी पकड़ ही नहीं पाएंगे। दूसरी तरफ अब शराबी रात के अंदर आके मुफासा को पकड़ ही लेती है और उसे सारी चीजें पूछने ही लगती है कि मुझे सच सच बताओ, वो तुम ही थे ना जिसने मेरी जान बचाई थी उस दिन जब इतने सारे हाथियों ने हमला कर दिया था, वो तुम ही थे ना जिसे पता था कि मैं फूलों की घाटियों से आती हूँ, वो तुम ही थे ना जिसने बार बार के अंदर मेरी जान बचाई है। तुम हर चीज के अंदर परफेक्ट हो, तुम आखिर बोल क्यों नहीं देते हो कि तुम मुझे पसंद करते हो, क्योंकि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। और तभी इन दोनों के बीच में अच्छा खासा एक लव एंगल बन जाता है, दोनों एक दूसरे को प्रपोज करते हैं। दूसरी तरफ से ये सारी चीजें टाका देख रहा था और इस चीज को देख के वो हद से ज्यादा बिखर जाता है, उसका दिल टूट जाता है। कह सकते हैं कि उसके अंदर एक रिवेंज की फीलिंग आ जाती है, जैसे कि उसके बाप ने उसे समझाया था कि ये अलग खून है कि तुझे हमेशा धोखा ही देगा और एक दिन आएगा जब ये तुझसे तेरा हिस्सा छीन लेगा। टाका के दिमाग में बार बार में वही चीजें आने लगती है और इस चीज का रिवेंज उसके सर के ऊपर चढ़ जाता है। बहुत बड़ी गलती करते हुए वो सीधा सफेद शेरों के पास पहुंच जाता है, क्योंकि उसके बाप ने उसे सिखाया था कि शेर हमेशा से गद्दारी करते हैं और राजाओं के अंदर तो हमेशा से गद्दारी करने का खून भरा है, तो राजा कभी भी गद्दारी कर सकता है। उसने खुद के भाई के बारे में सोचा ही नहीं और मुफासा के साथ में गद्दारी करता हुआ वो सीधा सफेद शेरों के पास में पहुंच जाता है। सफेद शेरों को समझ में भी नहीं आता कि आखिर ये आया क्यों है, इसे क्या मरना है क्या। लेकिन तब यहाँ पे जाके जो सफेद शेर का सबसे बड़ा लीडर था किरोस, वो टाका की सारी बात सुनता है। यहाँ पे टाका ये भी बता
बता देता है कि आपके बेटे को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि मुफासा ही है। अब किरोस को समझ में आता है कि उसने उसका बेटा खोया है और साथ ही में टाका ने अपने बाप खोया है। तो इसी के कारण किरोस टाका को अपने पास बुला लेता है, अपने कबीले के अंदर शामिल कर लेता है, अपने बेटे का ओहदा देता है। यहाँ पे टाका तो बड़ा खुश था गद्दारी करके, क्योंकि अब उसकी जान भी तो बच गई थी और अगर कल को किरोस हर जगह का राजा बन जाता है तो फिर टाका को भी तो जिंदा रहना था। ओवरऑल उसने अपनी पूरी गोटी फिट कर दी थी। काफी देर हो गई थी और टाका अभी तक भी नहीं लौटा था। तो मुफासा और सराबी को टेंशन होने लगती है। जब टाका लौटता है तो वो बताता है कि मैं तो यहाँ पे इधर उधर चीजें देखने के लिए गया था कि हम आगे का रास्ता कहाँ से तय कर सकते हैं। उसने अपने बारे में कुछ ज्यादा बताया नहीं कि वो आखिर कहाँ पे था, क्या था। मुफासा उससे बात करने के लिए आगे भी बढ़ता है, लेकिन टाका कहता है कि अभी बात करना सही नहीं है, अभी हमें आगे का रास्ता तय करना चाहिए। और ये सारे के सारे लोग वापस से आगे की तरफ निकल जाते हैं। मुफासा को उस वक्त थोड़ा बहुत डाउट तो हो गया था कि आखिर टाका इस तरीके का बिहेव क्यों कर रहा है। दूसरी तरफ कियारा को प्रेजेंट के अंदर बहुत बुरा लगता है कि आखिर उसके दूसरे दादा ने उसके मुफासा दादू के साथ में ऐसा क्यों करा, इतना बड़ा धोखा क्यों दिया। जिसके बाद सीन वापस से पास्ट के अंदर शिफ्ट हो जाता है। आखिरकार बहुत लंबा सफर तय करके ये सारे जानवर मलेले तक पहुंच गए थे, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक कहानियों का हिस्सा हुआ करता था। हर शेर के बच्चे को, हर जानवर के बच्चे को यही सिखाया जाता था कि मलेले एक ड्रीम प्लेस है, हर जानवर का ड्रीम प्लेस है, क्योंकि वहाँ पे हर चीज की सुविधा है। आखिरकार मुफासा, सराबी, टाका, रफीकी और छोटा सा जाजू ये सारे के सारे इस सुंदर से जंगल के अंदर पहुंच गए थे, जहाँ का नजारा हद से ज्यादा खूबसूरत था। अलग अलग जानवर थे, सब एक साथ में रहते थे। लेकिन तभी सभी को पता चल गया था कि मुफासा के पीछे यहाँ पे सफेद शेर आ गए हैं, जो कि मुफासा को मारने के लिए आए हैं। इसी के कारण ये सारे जानवर परेशान हो जाते हैं। मुफासा सबको वादा करता है कि वो किसी को भी मुसीबत में नहीं डालेगा, अगर वो मुसीबत में होगा तो खुद लड़ेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इन सबको इनकी मदद करनी पड़ेगी। रफीकी फटाफट से भागता है और उसके बाद में सीधा उसी पेड़ पे चला जाता है जहाँ के सपने उसे हमेशा से देखे थे। मुफासा पूछता है कि आखिर तुमने क्या सपना देखा था। रफीकी कहता है कि मैंने बस पेड़ देखा था, मैंने एक भाई देखा था जो हमेशा से मेरे सामने था, और आज अगर मेरे सामने तुम हो तो मेरे भाई तुम ही हो। इसका मतलब है कि मैंने तुम्हें ही हमेशा सपने के अंदर देखा था। तब से मुफासा और रफीकी बिल्कुल भाई भाई के जैसे रहा करते थे। इतनी ही देर में अब तो यहाँ पे सफेद शेर भी पहुँच गए थे, जो कि इन सारे जानवरों के ऊपर ही अटैक करने वाले थे। अब यहाँ पे मुफासा रफीकी को कहता है कि मैं जैसे ही तुम्हें इशारा करूँ तुम सारे जानवरों को इकट्ठा करना शुरू करना। सराबी भी कहती है कि मैं भी तुम लोगों की मदद करूंगी, और वो बाकी जानवरों के पास में चली जाती है उन सबसे मदद मांगने के लिए। सफेद शेर यहाँ पे मुफासा से लड़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे मुफासा कहता है कि मुझे तुमसे बिल्कुल भी नहीं लड़ना है, और तुम आखिर इन सब शेरों के पीछे क्यों पड़े हो, इन सब जानवरों के पीछे क्यों पड़े हो। लेकिन तभी सबसे बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है कि आखिर किरोस यहाँ पे पहुंचा कैसे, सफेद शेर यहाँ पे आए तो आए कैसे। क्योंकि इन सब का गद्दार कह सकते हैं कि विभीषण जो था वो टाका था। टाका ने ही सारे के सारे राज बताए थे, क्योंकि उसने हर पहाड़ी के ऊपर अपना पंचा लगा दिया था और किरोस की पूरी टीम यहाँ पे पहुंच गई थी। जब मुफासा को पता चलता है कि उसका खुद का सगा भाई इतना बड़ा गद्दार निकला है तो उसका दिल टूट जाता है। वो टाका को भी कहता है कि भाई तूने ये अच्छा नहीं किया, एक बार तो मेरी तरफ से सोचता, तूने आखिर ऐसा क्यों किया। तो टाका यहाँ पे अपने बारे में बताने लगता है कि मेरे बाप ने बिल्कुल सही कहा था कि तू धोखेबाज निकलेगा, तू दूसरा खून है, तू गंदा खून है, तूने मुझे धोखा दिया। मैं सराबी को पसंद करता था, मेरी माँ का लाडला हमेशा तू रहा, मेरे बाप ने भी तुझे ही पसंद किया और सराबी को भी तू ले गया, आखिर मुझे मिला तो मिला क्या। इन दोनों भाइयों में बहुत गजब का झगड़ा हो जाता है। अब तो मुफासा बिल्कुल अकेला हो गया था, लेकिन तब तक पीछे से रफीकी ने और सराबी ने काफी सारे जानवरों को इकट्ठा कर लिया था। मुफासा बाकी सारे जानवरों को भी समझाता है कि तुम सब लोगों को मेरी मदद करनी पड़ेगी, अगर आज तुम ऐसे करते रह जाओगे तो हमेशा ये जानवर तुम्हारे शिकार के लिए आते रहेंगे। आज ये मुझे मार देंगे तो उससे क्या होगा, कल तुम्हारा नंबर भी तो आएगा, हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। अब तक यहाँ पे मुफासा लड़ाई करता करता सीधा एक खाई के अंदर गिर जाता है। पीछे से अब तक किरोस और टाका भी पहुंच जाते हैं, दोनों ही मिलकर मुफासा के ऊपर अटैक करते हैं। मुफासा बेचारा अकेला होकर कंटिन्यूअसली फाइट करता ही जा रहा था, बहुत भयानक वाली लड़ाई होती है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब टाका का कहीं ना कहीं मन बदल जाता है, उसे अपने भाई के ऊपर दया आ जाती है। जब किरोस ऑलमोस्ट मुफासा को एक बड़े से पंजे से जान से मारने वाला था, लेकिन तभी बीच में टाका आ जाता है और एक बड़ा सा पंजा सीधा उसके मुंह के ऊपर लगता है। इसी चक्कर में उसके पूरे चेहरे पे निशान ही निशान बन जाते हैं। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि टाका एक बार फिर से मुफासा के साथ में हो गया था, जिसके बाद अब ये दोनों भाई मिलके किरोस के साथ में फाइट करते हैं। पीछे से बाकी सारे जंगल के जानवर भी एकजुट हो गए थे और बचे हुए सफेद शेरों से लड़ते जा रहे थे। पता चलता है कि जैसे पूरी की पूरी जमीन हिलती है तो जिस खाई के अंदर ये दोनों थे उस खाई के अंदर बहुत बड़ा छेद हो जाता है और ऊपर से पत्थर आके गिरने की वजह से दोनों ही शेर यानी कि किरोस और मुफासा पानी के अंदर गिर जाते हैं। दोनों ही बड़ी बड़ी सी जड़ों से लपटते जा रहे थे। अभी भी किरोस ने मुफासा को छोड़ा नहीं था, मुफासा को पानी का हमेशा से फोबिया था और अभी तो वो बिल्कुल पानी के अंदर ही गिरा हुआ था। तभी ऊपर से एक बहुत बड़ा पत्थर आता है, सही समय पे मुफासा पीछे हट जाता है और उसके बाद में वो बड़ा सा पत्थर सीधा किरोस के ऊपर गिरता है, जिससे कि वो सीधा पानी में गिरता ही जाता है, गिरता ही जाता है। आखिरी वक्त आ गया था जब ऑलमोस्ट मुफासा मरने की कगार पे था और वो पानी के अंदर हिलते हुए ऊपर आ रहा था, लेकिन इस वक्त पे भी टाका ने उसका साथ दिया और उसे ऊपर उठा लिया। इस वक्त उसने उसे धक्का नहीं दिया, सही समय पे मुफासा ऊपर आ गया था। लेकिन वो कहीं ना कहीं शर्मिंदा था कि आज इन सब चीजों के पीछे की वजह टाका ही था। अगर वो ऐसा कभी करता ही नहीं, कभी गद्दारी करता ही नहीं, तो ये लोग बिल्कुल अच्छे से रह पाते, इनके ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत नहीं आ पाती। टाका काफी ज्यादा शर्मिंदा था और वो ऊपर चला जाता है। तभी उसे मिलने के लिए यहाँ पे सराबी आती है, जो कि अपने साथ में मुफासा को ऊपर ले आती है। अब ऊपर आते ही पता चलता है कि पूरा का पूरा जंगल तो मुफासा को अपना राजा मान चुका है, क्योंकि मुफासा के
कारण ही सारे जानवर एकजुट हुए थे, क्योंकि मुफासा के कारण ही इन सारे जानवरों में हिम्मत आई थी। ये सब लड़ने के काबिल बने थे। इन सारे जानवरों ने मुफासा को अपना राजा मान लिया था। रफीकी आगे बढ़ता है और कहता है कि इसे एक्सेप्ट करो, तुम हमेशा से एक लीडर थे, तुम हमेशा से ही जंगल का राजा हुआ करते थे और आज अपनी जगह को एक्सेप्ट करो। इसी के साथ में मुफासा के लिए एक बहुत ही बड़ा तोहफा इंतजार कर रहा था। मुफासा यहाँ पे अपने परिवार को ढूंढने के लिए आया था। सारे जानवर हटते जाते हैं और सबसे आगे उसे अपनी माँ मिलती है, जो कि इतने सालों पहले उससे जुदा हो गई थी, उससे बिल्कुल अलग हो गई थी। उसकी माँ अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसके बेटे का नाम मुफासा था, जो कि बहुत सालों पहले पानी के अंदर डूब के अलग हो गया था। और मुफासा भी बहुत ज्यादा खुश था कि वो अपनी माँ से मिल पाया। हालांकि उसके फादर अभी तक जिंदा नहीं थे, लेकिन फिर भी उसकी माँ इस वक्त जिंदा थी। टांका उसके सामने आता है। हर कोई कह रहा था कि टांका को इस कबीले से निकाल देना चाहिए, लेकिन तब मुफासा मना करता है कि नहीं, ये मेरा भाई है, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई उसे कुछ भी नहीं कहेगा। लेकिन मैं आज के बाद टांका का नाम नहीं लूंगा, नहीं टांका मेरे सामने आएगा। तब टांका अपने आप को कहता है कि आज से मेरा नाम स्कार है, क्योंकि उसे तिरस्कार मिला था। कह सकते हैं कि अब कोई भी जानवर उसे पूछेगा नहीं। यही वो वक्त था जब स्कार को उसका नाम मिला था, उसके ऊपर निशान बना था, क्योंकि उसने गद्दारी करी थी। फाइनली अब मुफासा आगे बढ़ता है अपनी माँ और अपनी वाइफ के साथ में जंगल का राजा बनने के लिए एक बहुत ही बड़ा रॉड लगाता है। तब से मुफासा जानवरों का सबसे बड़ा किंग था, जिसे लायन किंग कहा गया था। सीन जिसके बाद में प्रेजेंट के अंदर शिफ्ट हो जाता है। छोटी सी कियारा अब बिल्कुल भी नहीं डर रही थी, बल्कि उसे तो अपने दादा की बहुत याद आ रही थी कि काश वो एक बार बस अपने दादा को देख पाती, क्योंकि असल के अंदर मुफासा तो बहुत पहले मर गया था। जब सिम्बा ही छोटा सा बच्चा था तभी मुफासा मर गया था। तो यहाँ पे रफीकी आगे बढ़ता है और कहता है कि बादलों के अंदर जोर से चिल्लाओ, तुम्हारे सारे एंसेस्टर तुम्हें बादलों के अंदर मिलेंगे, अपने दिल के अंदर झांक के देखो। छोटी सी कियारा बस जोर जोर से रोर करती जा रही थी और बादलों के अंदर अपने एंसेस्टर्स को देखती जा रही थी। अब तक उसके पापा और मम्मी भी लौट आए थे, यानी कि सिम्बा और नाला भी लौट आए थे। सिम्बा अपने साथ में एक नई खुशखबरी लाया था। कियारा आती है, उसकी लिपट जाती है और कहती है कि माँ कहाँ पर है। पीछे पीछे से नाला भी आ रही थी, जो कि कहती है कि ये देखो, ये तुम्हारा भाई है, अब से तुम्हारे साथ रहेगा। कियारा कहती है कि क्या आप लोग मेरे लिए मेरा भाई लेकर आए, और छोटी सी बच्ची बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और इस छोटे से बच्चे से वादा करती है कि वो उसे सबकी कहानियां सुनाएगी और सबसे पहले तो मुफासा की कहानी सुनाएगी। और इसी के साथ में गाइज ये बहुत अमेजिंग ब्यूटीफुल मूवी, लेजेंडरी मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो गाइज आप सभी लोगों को इसकी VFX, स्टोरी, सारे कैरेक्टर्स, सारे विजुअलाइजेशन कैसे लगे मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को गाइज ये मेहनत पसंद आई है तो प्लीज छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो एक प्यारा सा कमेंट करके भी जरूर जाइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।